तो न्यू चैप्टर का हेडिंग दे देते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहला बात ये 99% सेम चैप्टर है, ठीक है, सिमिलर टू कैश फ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर हम लोग को मोटा मोटी एक जनरल आइडिया हो गया कैसे बनता है, इसलिए हम लोग अब थोड़ा फंड फ्लो की तरफ मूव कर रहे हैं। और फंड फ्लो का भी थोड़ा सम सीखने के बाद फिर एक दो सम कैश फ्लो का करने के बाद दोनों चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ होमवर्क, सिर्फ और सिर्फ होमवर्क, और सारा सम बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या सीखा था कि कैश का फ्लो कहां कहां से होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बताता है कि सोर्स और एप्लीकेशन अलग अलग हेड से, हेड मतलब जैसे ऑपरेटिंग हेड, इन्वेस्टिंग हेड, फाइनेंसिंग हेड, है ना। ट्रेविस हेड तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, वो तो सरदर्द है, हेडेक है इंडियन टीम के लिए। तो अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ये समझेंगे, देखो एक होता है सोर्स ऑफ फंड, अभी कुछ लिखने का दरकार नहीं है, ध्यान से सुनो। एक होता है सोर्स ऑफ फंड, पैसा आया कहां से, सोर्स ऑफ फंड। और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा को हमने अप्लाई कहां किया, यूज कहां किया, कहां खर्च कर दिया। तो एक बिजनेस का सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का जब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, उसी को कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी कुछ लिखने का दरकार नहीं है, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक तरफ होता है सोर्स ऑफ फंड और दूसरे तरफ होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड ये समझाता है कि पैसा आया कहां से है, इनफ्लो कहां से हुआ। एप्लीकेशन ऑफ फंड ये समझाता है कि पैसा यूज कहां पे हुआ है। जैसे हम लोग थोड़ा सा गेम खेलते हैं, सिद्धार्थ गेम स्टार्ट करें तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ हमको बताओ, कंपनी अगर शेयर इशू करेगा तो कंपनी के पास कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, सिद्धार्थ तुम खुद बताओ, हम नहीं बताएंगे, सोर्स ऑफ फंड में लिखना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में। चैप्टर खत्म, देख लो चैप्टर खत्म, हमको बता दीजिए मैजिक होगा खाली, तो हम कुछ नहीं बताए। प्रोसीड्स फ्रॉम, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ ध्यान 10-15 मिनट सिर्फ गेम खेलना है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, सोर्स ऑफ फंड में लिख दिए, ठीक है। दूसरा गेम खेलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड। कितना आसान चैप्टर है, शुरू हुआ खत्म हो गया। देखो सारा बात ना कॉन्फिडेंस का है, सारा खेला कॉन्फिडेंस का है, बस कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए। परचेज ऑफ मशीनरी, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, देख लो एक तो भी तुम लोग गलत नहीं बोल रहे, एक तो गलत बोल दो। ये सब क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो चैप्टर डिटेल में सीखे हैं। टैक्स पेड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सागर ने जानबूझ के तो गलत बोला है, ठीक है। टैक्स पेड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, समझ में आ रहा है क्या होने वाला। चैप्टर बड़ा आसान है, चैप्टर बहुत 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 आसान है। तुम देखो आधा से ज्यादा चीज तो तुमको पहले से पता है किधर लिखना है, यही है फंड फ्लो स्टेटमेंट।
ऐसे फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ डॉट 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 नाम लिख देंगे, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी लिमिटेड, ठीक है, और उसके नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दिया रहेगा वो लिख देंगे, और भूल के डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ठीक है, डेबिट क्रेडिट मत लिख देना भूल के भी। क्लियर? ये फॉर्मेट ही लिखवा रहे हैं डिस्कस करते करते। सिद्धार्थ हमको बताओ, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, देखो हम यहां पे लिख रहे हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, अरे कभी तो सुने होंगे, क्या बात कर रहे हो? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? सेमेस्टर 5 में सुने हो, क्या बात कर रहे हो? आज रिजल्ट भी है सेमेस्टर 5 का। ऑल द बेस्ट एवरीवन, होपफुली जब तक आप वीडियो देख रहे हैं रिजल्ट निकल चुका है। जो भी आपके साथ कांड हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, अगर अच्छा हुआ है तो और अच्छा करना है, बुरा हुआ है तो बुरे को अच्छा करना है, मतलब इन शॉर्ट अच्छा ही करना है। जल्दी बताओ भाई, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी इज, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी इज, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज, आंसर होता है वर्किंग कैपिटल, है ना, वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनो, अब इसमें कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, 2-3 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनना है, फिर तुम लोग सही सही आंसर दे पाओगे। वर्किंग कैपिटल सोचो, हमारे पास 5 करंट एसेट है और 3 करंट लायबिलिटी है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 2 होगा। ये 2 क्या 5 का पार्ट है? और ये 3 भी 5 का पार्ट है, मतलब ये 2 जो है वो 5 का वो पार्ट है जो 3 के माइनस होने के बाद बच गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि 5 अगर करंट एसेट है तो 2 भी करंट एसेट है। जैसे हम तुमको अच्छा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आज पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारा इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बोलते हैं, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। करेंटली वो किसके ऑक्यूपेशन में है? वही गरीब देश पाकिस्तान, तो है वो पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया को तुम समझो, कौन बड़ा है, इंडिया बड़ा है कि पाकिस्तान बड़ा है? ज्योग्राफिकल बाउंड्री वाइज, पॉपुलेशन वाइज, फिनेंशियली, क्रिकेट में भी देखो तो उधर बाबर आजम छोटा सा है, इधर विराट कोहली है, पता नहीं कहां से लोग कंपेयर करने लगते हैं। तो कौन बड़ा है? हर तरह से इंडिया बड़ा है। तो तुम इंडिया को क्या बोलना चाह रहे हो, करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है? करंट एसेट है, करंट एसेट है। और पाकिस्तान करंट लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी है, पूरा दुनिया के ऊपर लायबिलिटी है, हम लोग पूरा दुनिया के लिए एसेट है, ठीक है। तुम समझो, जब हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी, और ये फिगर हमको 2 दिख रहा है, मजाक हो गया, अब इसमें देखो ध्यान दो, ये जो फिगर हमको 2 दिख रहा है तो हम ये बोल सकते हैं ये पार्ट ऑफ करंट एसेट है। क्लियर? अब दूसरा चीज, अगर वर्किंग कैपिटल, ध्यान से समझना, ये सब में कॉन्सेप्ट है, अगर वर्किंग कैपिटल ओपनिंग 10 था, ओपनिंग 10 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, और क्लोजिंग 12 हो गया, वर्किंग कैपिटल 10 से 12 हो गया, 10 था 12 हो गया, तो वर्किंग कैपिटल 2 से इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और अभी भी तुम लोग खुद बताए थे वर्किंग कैपिटल का मतलब एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल 2 मतलब करंट एसेट, और करंट एसेट इंक्रीज होने पे कैश का आउटफ्लो की इनफ्लो? आउटफ्लो। और अगर करंट एसेट इंक्रीज हुआ है मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है मतलब करंट एसेट इंक्रीज हुआ है। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये जो 2 है, क्या ये 5 का पार्ट है? क्या ये करंट एसेट का ही पार्ट है? बिल्कुल। तो अगर हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मतलब हम सीधे सीधे बोल रहे हैं नेट करंट एसेट, है ना। अगर हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मतलब हम सीधे सीधे बोल रहे हैं नेट करंट एसेट, क्योंकि देखो ग्रॉस करंट एसेट कितना था? 5, उससे करंट लायबिलिटी माइनस कर दिए तो नेट करंट एसेट कितना बचा? 2, और जो नेट करंट एसेट है उसी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होगा तो माना जाएगा करंट एसेट में
इंक्रीज हुआ है। और चलो पिछले चैप्टर में अगर करंट एसेट में इंक्रीज होगा तो कैश का आउटफ्लो की इनफ्लो, आउटफ्लो। इसलिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाना चाहिए कि सोर्स ऑफ फंड में दिखाना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाना चाहिए। क्लियर? तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को हम लोग कहां दिखा देंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब उल्टा सोचो सिद्धार्थ, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? नेट करंट एसेट। सोचो ओपनिंग 12 था, क्लोजिंग 10 हो गया, हो ही सकता है। 12 से 10 हो गया तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया। अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया तो मान के चलेंगे कि करंट एसेट डिक्रीज हो गया, और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो गया तो कैश का इनफ्लो। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहां दिखा देंगे? सोर्स ऑफ फंड। ये वो 0.01 जो चेंज वाला था उसमें का एक पार्ट था, तो थोड़ा सा एक नया चीज जो सिखाना था वो सिखा दिए। ठीक है, मतलब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। और दो वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा हमको, एक तो ओपनिंग और एक तो क्लोजिंग, तभी हम चेक कर पाएंगे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल मतलब कैश का आउटफ्लो, डिक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल मतलब कैश का इनफ्लो। ठीक है, स्टूडेंट बोला सर इंक्रीज कुछ नहीं हुआ है, तो नहीं लेंगे, किधर भी नहीं लेंगे, है ना? इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो कहीं भी नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज पे ध्यान दो। ठीक है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब सिद्धार्थ बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते थे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखते थे। उसमें हम लोग हेडिंग देते थे ऐड, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसमें कितना आइटम ऐड होता था? 7 आइटम। क्या क्या ऐड होता था बताओ? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब इंटेंजिबल्स के ऊपर, और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3 हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 4 हो गया, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ 5 हो गया, प्रॉड या फिर प्रॉप मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या फिर प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 6 हो गया, और 7वां आइटम इंक्रीज इन एनी प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सब एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ ऐड होता था। लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आ जाता था। तो सिद्धार्थ बताओ, एनपीबीटी में ऐड करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो जो आता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जिसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसका नाम इस चैप्टर के लिए क्या होगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उसी को इस चैप्टर में बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बस नाम चेंज हुआ है, तरीका वही है। शुरू से कैसे निकालते थे? पहले हम लोग वर्किंग में करते थे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, ऐड करते थे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड करते थे प्रपोज डिविडेंड, ऐड करते थे इंटरिम डिविडेंड, तो आता था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स बाय पीएल वाला, तो आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर जाते थे सम्स में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनपीबीटी, उसमें ऐड करते थे 7 आइटम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। पहला डेप्रिसिएशन, सब दिया हुआ है उसमें, सब पूरा डिटेल कवर, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, प्रॉड या फिर प्रॉप, इंटरेस्ट और इंक्रीज इन एनी प्रोविजन। लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हम लोग को आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, अगर कोई कैश फ्लो चैप्टर किए बिना ये सब समझने की कोशिश करे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कैश फ्लो चैप्टर का पूरा डिटेल होना चाहिए, जितना तक अभी क्लास किया उतना तक होना चाहिए, तब समझने का शक्ति आएगा ये सब, नहीं तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है सब। ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो देखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, तो यही है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब ऐसा दिखता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 2 नया चीज था, बस नाम ही नया था, एक इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जिसका भी आइडिया तुमको कैश फ्लो में हो गया था, और एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में, और इस तरह का दिखता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। कॉपी करो इसको। स्टूडेंट बोल रहे खाली यही वाला आएगा, इतना ही आइटम आएगा, नहीं, ये तो एग्जाम्पल है, ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं कि बस यही आएगा। ये इंक्लूसिव इन नेचर है, एक्सक्लूसिव इन नेचर नहीं है, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 डिक्टेट करे, थोड़ा लिखते रहना। फॉर दिस चैप्टर, for this chapter cash in hand and cash at bank, cash in hand comma cash at bank and other short term marketable securities and other short term marketable securities and other short term marketable securities maturing within 3 months, maturing within 3 months, maturing within 3 months will be considered as current asset, will be considered as current asset। ये है चेंज, maturing within 3 months will be considered as current asset, ये चेंज है। तुम देखो ये नहीं होता था पिछला चैप्टर में, हम लोग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को करंट एसेट नहीं मानते थे, बट इस चैप्टर में हम लोग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी करंट एसेट मान के चलेंगे। तो ये डिफरेंस है, वो 0.01% वाला डिफरेंस, ये 0.01% वाला डिफरेंस है। उस चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को करंट एसेट का पार्ट नहीं मानते थे, बट इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे। लिखो नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स, provision for tax, comma bank overdraft, comma proposed dividend will not be considered as current liability, will not be considered as current liability, will not be considered as current liability। अच्छा बैंक ओडी को ना कट कर दो, बहुत बार वो लोग आंसर में ले लेते हैं उसको, बैंक ओडी को कट कर दो, खाली बैंक ओडी कट कर दो, बहुत बार देखा गया है कि स्कॉलर का आंसर में ले लेता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड को करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे, तो ये तो बात उसमें भी था, वहां भी नहीं मानते थे, यहाँ भी नहीं मानते, लेकिन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को वहां पे करंट एसेट नहीं मानते थे, यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का ये नोट लिख दो नोट नंबर 3, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब हम लोग एक सम्स करेंगे, सम्स करने से हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से चैप्टर मूव कर रहा है। देखो पेज नंबर 72, सम्स नंबर 7 देखो, लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मदर इंडिया लिमिटेड एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो पहला स्टेटमेंट हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस लेते हैं। तो आगे बिना कुछ पढ़ाई किए, मतलब बिना आगे कुछ और कुछ पढ़े, हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसको देखो मेन सम में बनाने बोल रहा है, इसलिए मेन सम में बना रहे हैं। अगर ये बोलता कि सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने तो इसको वर्किंग में बना देते। तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन, ना पेज छोड़ दो, हाफ पेज, कुछ और लगेगा तो देखते। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, मेन सम, क्योंकि देखो मेन सम में मांगा है, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन देखो, अगर नहीं बोलता तो
वर्किंग नोट में हो जाता। तो डेट लिख देना 31 दिसंबर 2020 का एक कॉलम एंड 31 दिसंबर 2021 का एक कॉलम। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो बस फोकस करो करंट एसेट के ऊपर। करंट एसेट में सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है? इन्वेंट्रीज। तो हेडिंग दे दो करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज देखो कितना था? 77,000 था 31 दिसंबर 2020 में, और 1,09,000 हो गया 31 दिसंबर 2021 में। 1,09,000 हो गया 31 दिसंबर 2021 में। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का देखो नोट नंबर 5, ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट नंबर 5, ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट नंबर 5 के अंदर डेटर्स दिया हुआ है 1,40,000 और 1,70,000, और बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 20,000 30,000। ठीक है, 20,000 30,000। क्लियर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी देखो नोट्स बनाया हुआ है। तो नोट में देखो कैश 10,000 और 8,000, और बैंक दैट इज कैश एट बैंक 15,000 और 10,000। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमको करंट एसेट का टोटल पता चल जाएगा। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है टोटल? 77,000, 1,40,000, उसके बाद 20,000, 10,000, 15,000। 2,62,000 आ रहा है क्या ये वाला? उधर देखो कितना आ रहा है? $3,27,000। इसके सामने हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, बट लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब लेस करेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज के नाम पे तुम देखो एक ट्रेड पेबल्स दिख रहा है नोट नंबर 3 में। देखो ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के अंदर दो आइटम आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स कितना कितना है? 25,000, 47,000। क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल, 20,000, 16,000। और उसके बाद दिया हुआ है देखो अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी के अंदर में अदर करंट लाइबिलिटीज भी है, जिसमें लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 30,000, 36,000। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको तो हम लोग करंट लाइबिलिटी नहीं मानते हैं। तो बस करंट एसेट से सारा करंट लाइबिलिटी माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल आएगा। एक ओपनिंग में आएगा, एक क्लोजिंग में आएगा। ये हो जाएगा हम लोग का वर्किंग कैपिटल।
कितना कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है वर्किंग कैपिटल के नाम पे 1,87,000 और ये आ रहा था कितना? 2,28,000। तो ये हम लोगों ने इंडिविजुअली ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल निकाल दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, लास्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल 1,87,000 था, इस साल का वर्किंग कैपिटल 2,28,000 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि देयरफॉर इंक्रीज in working capital is equals to rupees 2,28,000 माइनस 1,87,000, जो कि हो जा रहा है 41,000। तो देखो हमारा आंसर में दिया हुआ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 41,000। तो ये हम लोग का एक पार्ट कवर हो गया। सिद्धार्थ बोल रहा है कि कितना इजी चैप्टर है, 2 सम कराने के बाद सारा होमवर्क दे दीजिए, सब खुद से करेंगे। हम बोले ठीक है 2 सम करा देते हैं। तो ये आ गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या सीखे कि पहले तो हमको ओपनिंग वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। और वर्किंग कैपिटल का जो डिफरेंस होगा, जो चेंज होगा, अगर वो ओपनिंग कम था क्लोजिंग ज्यादा हो गया तो इंक्रीज, और ओपनिंग ज्यादा था क्लोजिंग कम हो गया तो डिक्रीज। तो ये हो गया एक पार्ट। अब क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ो। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मदर इंडिया लिमिटेड एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड द फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसी के नीचे शुरू करते हैं बनाना फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मदर इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। नहीं नहीं, इसमें बस सोर्स ऑफ फंड, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, अमाउंट। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ध्यान से देखो, पहले थोड़ा एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड इन 2021 एंड द प्रॉफिट वाज ऑन सेल वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ऐसा एडजस्टमेंट कैश फ्लो में भी था। मशीन जिसका डब्ल्यूडीवी था 12,000 उसको बेचे हैं 10,000 में। 12,000 का मशीन को 10 में बेचे तो 2,000 का लॉस। 2021 में पूरा साल का डेप्शन कितना चार्ज हुआ था प्लांट के ऊपर? 10,000। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ट्रेड इन्वेस्टमेंट था 3,000। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो था वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, मतलब ट्रेडिंग पर्पज से खरीदे थे, जिसपे हमको डिविडेंड मिला है टोटल 3,000, जिसमें 1,000 है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड और 2,000 है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड। सेमेस्टर 3 में तुम लोगों ने एक चैप्टर किया होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इनका ताजा ताजा है तो इनको याद है। ठीक है, तो एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। इंटरिम डिविडेंड भी बता दिया क्वेश्चन में, और प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। जैसे उस चैप्टर में क्लोजिंग को इग्नोर करते थे, यहाँ पे क्लोजिंग को इग्नोर करके चलेंगे।
तो शुरू करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स चेक करो, कितना से कितना हो गया, 3 लाख से 4 लाख हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस में देखो क्या कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है, नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है और कंपनी के पास कितना रुपया आया है, 1 लाख रुपया आया है कि नहीं आया है। तो इसको कहां लिखें बताओ, सोर्स ऑफ फंड के एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। तो लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना, 1 लाख। उसके बाद ध्यान से देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना से कितना हो गया, तो क्या बोलेंगे, इशू की रिडेम्पशन, रिडेम्पशन। चैप्टर कितना आसान, कहां लिखेंगे, सोर्स ऑफ फंड की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो लिख दो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना, 50,000। ठीक है, शेयर कैपिटल का कहानी खत्म। सरप्लस में आ जाओ, कैपिटल रिजर्व का अभी कोई काम नहीं है। जनरल रिजर्व का काम कब आएगा, एफएफओ निकालते समय, याद है एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, उसी को बोलते थे उस चैप्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहले एनपीबीटी निकालते थे, वो सब बाद का कहानी है, अभी छोड़ दो। उसके बाद पीएल का बैलेंस, इसका भी कहानी वही एनपीबीटी में, अभी नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी में देखो हम लोगों ने ट्रेड पेबल्स में जो करना था कर दिए, अदर करंट लायबिलिटी का जो करना था कर दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग दिख रहा है और क्लोजिंग दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग दिख रहा है और क्लोजिंग दिख रहा है। तो अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है तो हम ये समझ सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पीएफटी का लेजर बहुत बार बनाया है, ओपनिंग बैलेंस को हम क्या बोल के लिखते लेजर में, बाई बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोल सकते हैं, टू बैलेंस सीडी। और जो ओपनिंग बैलेंस है वही हो जाता टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही होता बाई पीएल। तो अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी टाइम का कमी है तो ये लेजर छोड़ देना और सीधा शॉर्टकट अप्ला लेना। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वही हो जाएगा टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग है वही एनपीबीटी का फॉर्मेट में ऐड होता है। फिर से डिस्क्लेमर, जब तक तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर इन डिटेल नहीं किया हुआ है तब तक तुमको फंड फ्लो का रिवीजन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तुम डायरेक्टली कूद के फंड फ्लो वाला पहले कर लेते हैं तब तो नहीं होगा। पहले कैश फ्लो में जो बेस बना है उसको ध्यान से समझना है, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग कितना, 40,000, और क्लोजिंग कितना, 50,000। तो बताओ किसको टैक्स पेड कंसिडर करते हैं, ओपनिंग को कि क्लोजिंग को, ओपनिंग को। तो लिख देते हैं टैक्स पेड। और एक चीज तुम नोटिस करो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में ना हम लोग लाइन बाय लाइन जा सकते हैं, इससे ना आइटम छूटेगा नहीं। लाइबिलिटी से शुरू किए लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, है ना, आइटम छूटने का ज्यादा स्कोप नहीं है। बट फिर भी एग्जाम में दोनों करके जाना है, एक तो टफ आएगा। ऐसा करने से लाइबिलिटी साइड का सारा कहानी खत्म, एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है, टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स का नोट नंबर 4 देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसके बाद करीब 10 लाइन का जगह छोड़ के बनाएंगे वर्किंग नोट 1। इसके बाद 10 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 में बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना मार्क्स का, 15 मार्क्स। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ट्विस्ट यही है कि बस कैश फ्लो तुमको इन डिटेल आना चाहिए, फंड फ्लो अपने आप आ जाएगा।
स्टूडेंट बोला पहले फंड फ्लो कर लेते, कैश फ्लो अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। कैश फ्लो के करने पे फंड फ्लो को हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 2021 जनवरी का 1 तारीख, टू बैलेंस पीडी। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लो, 2021 दिसंबर 31, दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 1,70,000। तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, बोल रहा है कि अ पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड इन 2021 और जो भी प्रॉफिट हुआ था वो कहां ट्रांसफर हो गया था, कैपिटल रिजर्व में। ध्यान से देखो, कैपिटल रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, नील, 0, और एंड ऑफ द ईयर कितना, 20,000। मतलब ये लैंड को सेल करके कितना प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, 20,000। तो उस प्रॉफिट का पोस्टिंग हम लोग कर देंगे, यहां पे लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व, नीचे डैश दे के प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। इस लेजर को करेंगे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने से बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड में 50,000, और ये जो 50,000 का बैलेंसिंग फिगर आया यही हो जाएगा सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड, जिसको 2021 दिसंबर 31 का डेट देके लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश देके लिख देंगे सेल प्रोसीड्स बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। तो एक बात बताओ, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहां जाएगा, सोर्स ऑफ फंड की एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। तो लिख दो सेल ऑफ लैंड, वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दे देना, वर्किंग नोट 1 से आया है। क्लियर। कोई डाउट नहीं है। वर्किंग नोट अब बनाएंगे, वर्किंग नोट 2, प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट भी हमारा एसेट अकाउंट है। इस गेट के बाहर जितना भी कॉपी है उस सब में बिना वर्किंग नोट का ही हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स का कॉपी में तुमको वर्किंग नोट इतना नहीं मिलेगा। इसलिए बस बाऊ बाऊ बोल के सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो टू बैलेंस बीडी कितना, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, हम लोग 4 ही सम क्वालिटी से करेंगे ना, तो आगे का सम भी बना सकते हैं, क्वालिटी वाइज होना चाहिए। क्वांटिटी वाइज से क्या मतलब है, ठीक है। और हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि यूट्यूब पे आके गलत मत पढ़ाइए, आप यूट्यूब पे आके बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, टू बैलेंस बीडी कितना, 80,000, और क्लोजिंग कितना, 2 लाख।
बाय बैलेंस सीडी। चेक करो एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 चेक करो। एक मशीन जिसका डब्ल्यूडीवी कितना था 12,000, उसको कितना बेचा गया था 10,000। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन 10,000 सेल प्रोसीड्स। तो पोस्टिंग कर दो पहले 2,000। कौन सा वाला, हाँ वो करेंगे करेंगे फुल स्टॉप के बाद डेप्शन को अलग से करेंगे। इसका एंट्री डेप्शन टू प्लांट, प्लांट में बाय डेप्शन। देखो जो मशीन सेल हो रहा है उसका सेल प्रोसीड्स कितना, तो इसको क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैंक, नीचे डैश दे के लिखेंगे सेल प्रोसीड्स और अमाउंट कॉलम में 10,000। जो मशीन सेल हुआ उसका डब्ल्यूडीवी कितना था 12,000, सेल कितना में हुआ 10,000। तो बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस कितना का लॉस, तो उसको लिख देंगे बाय पीएल, नीचे डैश दे के लॉस ऑन सेल 2,000। और उसी लाइन में देखो फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्लांट ड्यूरिंग द ईयर कितना 2021 में 10,000। इसका जर्नल सोचो, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन के कारण प्लांट का वैल्यू कम हो जा रहा है, तो प्लांट एसेट है, एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो प्लांट में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 10,000। तुम देखो प्लांट के रिगार्डिंग और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस अब प्लांट अकाउंट को बैलेंसिंग कर देंगे। प्लांट अकाउंट को बैलेंसिंग कर देंगे। टोटल कितना आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर। तो देखो ऐसा लेजर तो वर्किंग नोट में हम लोग कैश फ्लो में भी बनाते थे, यहां पे भी बनाना है। अब यहां से हमको दो इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ था सेल ऑफ प्लांट। बताओ सेल ऑफ प्लांट सोर्स ऑफ फंड की एप्लीकेशन, तो सेल ऑफ प्लांट को सोर्स ऑफ फंड में लिख देंगे, पैसा आएगा सोर्स ऑफ फंड, पैसा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एंड परचेज ऑफ प्लांट एप्लीकेशन ऑफ फंड, परचेज ऑफ प्लांट ₹1,42,000 एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो हम लोग ना फंड फ्लो स्टेटमेंट को इसी तरीके से करेंगे कि ना बैलेंस शीट का एक एक आइटम वाइज जाएंगे ताकि कुछ छूटे नहीं, ठीक है। और अब देखो हमको लायबिलिटी साइड देखना है, कुछ नहीं, एसेट साइड में कहानी खत्म। एसेट साइड में तुम देखो नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इनटैंजिबल एसेट्स गुडविल दिख रहा है। गुडविल कितना से कितना हो गया, 1,00,000 से 80,000 हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट याद करो, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल को हम लोग एनपीबीटी में ऐड करते थे, तब हमको आता था वो लास्ट में जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसी को इस चैप्टर में बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका काम अभी नहीं है, बाद में है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट 3, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए हम लोग को सेमेस्टर 3 का अकाउंट को थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो सबको ही अपना अपना सम्स के सामने अपना स्कॉलर में लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, कहीं पे भी लिख दो, सम्स के आसपास, ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं पे भी लिख दो, ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बट किताब में ही लिखना था कि रिवीजन करो तो दिख जाए सामने। डैश देके लिखो क्रेडिटेड
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके नीचे लिखो ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। डैश दे के लिखो कंसिडर्ड एज इनकम, डैश दे के लिखो कंसिडर्ड एज इनकम, कंसिडर्ड एज इनकम। फिर से डैश दे के लिखो क्रेडिटेड टू पीएल, क्रेडिटेड टू पीएल, क्रेडिटेड टू पीएल। ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ना, इसको हम अपना इनकम नहीं मानते हैं। देखो कोई भी चीज खरीदने से पहले उस पर जो इनकम हुआ था ना, हम जब उस चीज को खरीदे तब वो मेरा हुआ, और मेरे खरीदने से पहले उस पर जो इनकम हुआ था वो तो प्रीवियस ओनर का था, वो मेरा इनकम नहीं है, इसलिए वो मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट माना जाता है। तो ट्रीटमेंट याद कर लो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जो पोस्ट एक्विजिशन, खरीदने के बाद का जो इनकम है वो मेरा हक का इनकम है, वो मेरा इनकम है, क्योंकि हम पैसा लगाए हैं। उसके बाद जो इनकम आ रहा है वो हमारा इनकम माना जाएगा, वो हमारा पीएल में जाएगा, क्योंकि पीएल में हम लोग क्या भेजते हैं, इनकम एक्सपेंसेस। अब तुम पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3 या फिर 4, 3। पहले तो एक काम करो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको बैठा दो, कितना दिया हुआ है, ओपनिंग कितना है, 20,000। तो ओपनिंग पहले लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 20,000, और क्लोजिंग लिख देते हैं कितना है, 30,000। अब पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3, बोल रहा है जो भी इन्वेस्टमेंट था ना वो सब ट्रेड इन्वेस्टमेंट था। मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदते हैं, ठीक है। और उस पे डिविडेंड कितना आया था, देखो क्या बोला है, डिविडेंड कितना आया था, 3,000 रुपया। ठीक से पढ़ो लाइन, 3,000 रुपया, देखो ठीक से पढ़ो, एक था मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, हाँ मतलब बिजनेस से रिलेटेड था वो। तो क्या लिखा है, द इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको देखना हल्का सा कॉमा देना चाहिए था, इसके लोग भूल गए लोग कॉमा देना। ₹3,000 बाई वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के नाम पे कितना मिला हमको, 3,000 रुपया टोटल रिसीव्ड, 3,000 रुपया रिसीव हुआ, जिसके अंदर इंक्लूडेड है 1,000 रुपया जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का है। 3,000 में अगर 1,000 रुपया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड है, और साफ साफ बोल भी दिया है विच वॉज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो कहां क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। 3,000 का टोटल डिविडेंड मिला, जिसमें 1,000 रुपया प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो कितना डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, 2,000। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो कहां क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। याद रखना, ये फिर से आएगा होल्डिंग कंपनी चैप्टर में, चैप्टर हम लोग का सीखेंगे होल्डिंग कंपनी, उसमें ये आएगा फिर से, याद रखना, दिमाग में बैठा लो कि जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो कहां क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है वो तो हमारा इनकम है, वो कहां क्रेडिट होता है, पीएल में। मतलब तुम सोचो पीएल में कितना इनकम गया होगा, डिविडेंड इनकम 2,000। तो याद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव लेस करते थे, वहां ऑप्शन 1 3,000 लेस करेंगे, 2,000 लेस करेंगे कि 1,000 लेस करेंगे, 2,000 लेस करेंगे। जितना इनकम गया था पीएल में उतना ही लेस करेंगे। 3,000 टोटल डिविडेंड, इसमें से 1,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड किसमें क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट में। तो याद करो सेमेस्टर 3 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड में लिखते थे हम लोग, इन्वेस्टमेंट का लेजर में, उसमें 3 कॉलम होता था, नॉमिनल, कैपिटल, इंटरेस्ट का जो कॉलम है ना वो इन्वेस्टमेंट का कॉलम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे, तो लिखो यहाँ पे 2021 दिसंबर 31 बाय बैंक, नीचे डैश दे के
प्री एक्विजिशन, वो लोग प्रॉफिट वर्ड यूज कर रहे, तुम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही लिखो, ठीक है। डिविडेंड बोला है क्या सेंटेंस में? हाँ डिविडेंड बोला है, डिविडेंड लिख दो। प्रॉफिट डिविडेंड एक की बात है, सब कमाई है, ठीक है। अब बैलेंसिंग करो इस लेजर को। बैलेंसिंग करने से तुमको पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना हुआ था। कितना हुआ था? 11,000। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 11,000 का। तो इसके कारण कैश का इनफ्लो की आउटफ्लो? परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसी के लिए परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहां दिखाएंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड में। अच्छा उसके बाद देखो, देखो चाहे डिविडेंड, बुद्धि लगाओ, चाहे डिविडेंड प्री एक्विजिशन के नाम पे मिले, चाहे डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे मिले, पैसा तो मिला है ना। 1,000 रुपया मिला प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम पे, 2,000 रुपया मिला पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के नाम पे, पैसा तो मिला है। और पैसा का ही तो मेन काम है, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो चाहे प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो चाहे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो, मिला तो दोनों ही है। तो दोनों को हम कहां दिखा देंगे? सोर्स ऑफ फंड। तो लिख दो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना? 1,000। और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कितना? क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक? इसके अलावा तुम देखो करंट एसेट का सारा काम हम लोग तमाम कर चुके हैं वर्किंग कैपिटल में, है ना। वर्किंग कैपिटल निकालते समय इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश सब हो गया था। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 मोटा मोटी हो गया अभी तक के लिए, 3 भी हो गया, 4 बाकी है और 5 भी थोड़ा बाकी है। 5 को हम लोग खत्म कर देते हैं। तुम बताओ प्रपोज डिविडेंड का हम लोग को ओपनिंग बैलेंस से ही तो मतलब है, क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है। और जो प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस है वो एनपीबीटी में निकालते समय ऐड होता है, फाइनेंसिंग में भी लेस करते थे। तो प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वही है डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? पूरा लाइन पढ़ लेना, लास्ट एडजस्टमेंट। प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 42,000। और क्लोजिंग बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। पूरा सम्स में कैश फ्लो चैप्टर में भी वही लॉजिक था, वही रूल था, क्लोजिंग बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। और यहां पे भी क्लोजिंग बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। तो प्रपोज डिविडेंड पेड कितना बोलेंगे? 42,000। सोर्स ऑफ फंड की एप्लीकेशन, तो लिख दो प्रपोज डिविडेंड पेड। बस अब हम लोग को निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा फंड फ्रॉम ऑपरेशन किस में आएगा? सोर्स ऑफ फंड की एप्लीकेशन ऑफ फंड? कहीं भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो सोर्स ऑफ फंड, नेगेटिव आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। बस सम्स खत्म की तरफ में है। अब हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, कहानी खत्म, बस खत्म, 15 मार्क्स। क्लियर? अरे ये एग्जाम का सम्स है, क्या बात कर रहे हो? एग्जाम में ऐसा ही सम्स आएगा, कैश फ्लो, फंड फ्लो ऑप्शन आएगा, एक थोड़ा टफ आएगा ही आएगा, हल्का एडजस्टमेंट नहीं, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट घुमा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत टफ। ठीक है, तो दोनों करके जाना है। कोई भी टीचर कुछ भी बोले ये बात नहीं सुनना है। यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट हम एक ही चीज बोलते हैं कि तुमको सब करके जाना है। तुम स्टूडेंट हो, तुमको सब कुछ करके जाना है, सब कुछ।
तुम छोड़ नहीं सकते कोई भी टॉपिक, चाहे वो कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो। नहीं अभी नहीं, तो अभी बनाएंगे वर्किंग नोट कौन सा, 6 की 4, तो वर्किंग नोट 4, देखो क्या चीज का वर्किंग नोट बनाएंगे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। क्या हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल दिख रहा है, नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर 2 में दिख रहा है। उससे लेस करते ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल दिख रहा है, दिख रहा है। तो आता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन पीएल। उसमें ऐड करते हैं एनपीबीटी निकालने के लिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग दिख रहा है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी आ जाएगा। ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड, लास्ट एडजस्टमेंट में जाओ, प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट देखो, इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है, दिख रहा है, तुमको बस दिख रहा है बोलना है। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें हम लोग ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का कौन सा फिगर लेंगे, बाई पीएल वाला, मतलब क्लोजिंग वाला, याद रखना, ओपनिंग वाला टैक्स पेड और क्लोजिंग वाला बाई पीएल। और कंफ्यूजन हो तो लेजर बना लेना हमेशा, ठीक है। पहले यहां तक करते हैं, यहां तक का कहानी क्या कैश फ्लो के साथ पूरा सेम है, पूरा सेम है। हम हाँ सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट, हेडिंग दे दो कंप्यूटेशन ऑफ देखो अभी तक हम लोग ना, कल तक हम लोग, ध्यान से समझो, कल तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में थे, आज हम लोग सडनली सेकंड चैप्टर में आए हैं। विद इन 3 डेज हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे, विद इन 3 डेज हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे। मई का फर्स्ट वीक तक हम लोग उसी चैप्टर में रहेंगे, मई का फर्स्ट वीक 10 तारीख तक उसी चैप्टर में रहेंगे, ठीक है, हाँ करीब। और फिर उस चैप्टर से निकलेंगे और लास्ट चैप्टर में जाएंगे, सिलेबस हो जाए खत्म, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इधर ध्यान दो भाई, इस बात मत को ध्यान दो। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम, और साथ में अपना एफएम तो चल ही रहा है, वो तो नन्ना मुन्ना चैप्टर है अपने आप में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया है, बस उसको आराम से करते रहेंगे और आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एफएम में बस तुमको कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सिद्धार्थ बताओ क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना, नोट्स टू अकाउंट्स चेक करते रहना सब कोई। अच्छा एग्जाम में ना, एग्जाम में करना कि जो चीज हम लोग कर लिए है ना उसको हल्का सा टिक आउट कर दे, जैसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी कर ली है, टिक आउट कर दो। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन का इन्वेस्टमेंट कर लिए, टिक आउट कर दो। इससे ना हमको ना कॉन्फिडेंस भी मिलता है और दिखता है कि इतना तक सम मेरा हो गया है। तो सारा खेला ना कॉन्फिडेंस का है, अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो जो चीज नहीं भी आता हो सकता है उसको हम टच करके आ सके। तो क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना, 88,000 आउटर मोस्ट कॉलम, उससे लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कितना 57, तो 88,000 माइनस 57,000 कितना 23,000। 31,000, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन पीएल। सिद्धार्थ बताओ इसके बाद हम लोग कैश फ्लो में क्या ऐड करते थे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो सबको ध्यान से देखो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग कितना हो गया, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इनर मोस्ट कॉलम में लिख दो 10,000, ठीक है। इसके बाद क्या लेते थे, प्रपोज डिविडेंड, लास्ट एडजस्टमेंट चेक करो, प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस ही लेंगे सिर्फ 42,000,
ठीक है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट कितना, जनरली ऐड का 3 आइटम ही आता है, इन तीनों को ऐड करके आउटर निकालो, 20,000 इंटरिम डिविडेंड, तो कितना आ रहा है 72,000। आउटर में 72,000 ऐड कर दो, 1,03,000। ये जो 1,03,000 आया, इसके सामने क्या लिखना चाहिए, ये हम लोग का है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हम लोग का निकल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक हो गया, मिटा देते हैं। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाने के बाद इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बताए थे, 1,03,000। प्रोविजन फॉर टैक्स का कौन सा बैलेंस लेंगे, अगर हम लेजर नहीं बनाए, एग्जाम में थोड़ा समय का कमी है, लेजर नहीं बनाए, तो ओपनिंग वाला टैक्स पेड और क्लोजिंग वाला बाई पीएल, तो क्लोजिंग वाले लेंगे। तो लिख देंगे एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, क्लोजिंग वाला बता रहे हो ना, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। ओपनिंग कितना था, 40 था ना, ठीक से देखो कितना था, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 50,000। तो बताओ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 1,53,000। यहां तक पूरा सेम मैच हो रहा है, बट देखो हम लोग हेडिंग अलग दिया है, हेडिंग का नाम है, हेडिंग दिया कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, काम वही हो रहा है जो कैश फ्लो में होता था, यही सब वो डिफरेंस है जो जिसका बात कर रहे थे, 0.01%, है ना, क्लियर। अब लिखेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो देखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सबसे पहला आइटम क्या आता था, डेप्रीशिएशन। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट इनर कॉलम में लिख देंगे कितना, 10,000। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 10,000। क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैश टू स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो डेप्रीशिएशन प्लांट कितना 10,000। इस पर देखो गुडविल कितना से कितना हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, तो लिख देंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, एक लाख से अगर 80,000 हो गया मतलब 20,000 अमोर्टाइज हो गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। देखो तो सब में कोई डिवेंचर था क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी था, नहीं था, सब में कोई डिवेंचर वेवेंचर नहीं था, तो इंटरेस्ट का बात ही नहीं है कि नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, लैंड को सेल करके जो प्रॉफिट हुआ था वो कहां ट्रांसफर हुआ था, कैपिटल रिजर्व, तो लेस नहीं होगा, वो नहीं आएगा यहां पे। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, मशीन को सेल करके जो लॉस हुआ था 2,000, कुछ नहीं बोला, मतलब वो लॉस कहां गया था, पीएल में, तो ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 2,000।
ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 2000। चेक करो सब में कोई फिक्टिशियस एसेट है क्या? फिक्टिशियस एसेट नहीं है। चेक करो सब में कोई प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ के दूसरा कोई प्रोविजन है? चेक करो सब में कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है? नहीं है। तो बस ऐड का आइटम खत्म, ऐड का ये 3 आइटम। तो 32,000 को आउटर कॉलम में लेके जाओ, 1,85,000। इस 1,85,000 के सामने क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे इस 1,85,000 के ऊपर। कुछ लिख देंगे कुछ हो जाएगा, वही वाला बात है। तो 1,85,000 हमारा आया हुआ है, इससे अब क्या लेस करते बताओ? लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ के बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड लेस होगा कि नहीं? 1,85,000 में से लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, क्या वो लेस होगा? यहाँ पे वो यहाँ पे लेस नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ ट्रांसफर हुआ था? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ था। क्लियर? याद करो फिर से, 3,000 रुपया डिविडेंड मिला था, जिसमें से 1,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड था जो इन्वेस्टमेंट में चला गया था, और 2,000 पोस्ट एक्शन डिविडेंड था जो पीएल में डेफिनेटली गया होगा, और पीएल में इनकम बन के ऐड हो गया होगा। डिविडेंड तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्शन डिविडेंड को यहां से लेस कर देंगे। तो लिख दो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। टोटल डिविडेंड 3,000 का था, जिसमें से 1,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, तो रिमेनिंग 2,000 पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। क्या और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिख रहा है एडजस्टमेंट में? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बस इसी को हम लोग कैश फ्लो चैप्टर में क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसी को हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और तुम देखो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तो इसको कहां लिखना चाहिए? सोर्स ऑफ फंड की एप्लीकेशन, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो आया, इसको हम लोग लिख देते हैं सोर्स ऑफ फंड में फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बस एक लास्ट चीज चेक करो, हम लोगों ने इससे पहले बनाया था स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और उसमें क्या आया था? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? और वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट की करंट लायबिलिटी, करंट एसेट। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट, और इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब कैश का आउटफ्लो की इनफ्लो, आउटफ्लो, और आउटफ्लो मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखा दो, और उसके बाद दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए। चलाओ कैलकुलेटर दोनों तरफ। तो कितना था? 1,83,000 था ना? 1,83,000 फिगर्स नहीं लिखे थे। कितना आ रहा है बताओ टोटल? 3 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000, 1,61,000, 1,63,000, 1,66,000, 2,66,000 और 80, 3,46,000। और एप्लीकेशन साइड भी सेम आ रहा है, चेक कर लो एप्लीकेशन साइड।
50 40 90, 1,90,000, 1,90,000 और 40, 2,32,000, 2,32,000, 2,33,000, 2,43,000, 2,45,000, 2,85,000, 2,85,000 और 2,86,000 और 40, 3,26,000 आ रहा है। अच्छा एक और चीज इसमें ऐड कर दो, इसमें इंटरिम डिविडेंड पेड भी आएगा, वो मिस हो गया था। जैसे प्रपोज डिविडेंड पेड होता है वैसे इंटरिम डिविडेंड पेड भी आ जाएगा। अब चेक करो, तो देखो यही है फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरा सेम है, ठीक है। हाँ ये भी प्रैक्टिकली सच है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जल्दी बन जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में फिर वही गलती मत करना, दोनों करके जाना, एक तो टफ आएगा, ठीक है। ओके, तो फिर क्लास यहीं तक।